हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज आपको फिर एक जेआरएफ होल्डर से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है परीक्षित, और इन्होंने भी अपना नेट जेआरएफ पहली बार में क्रैक किया है। बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक किया। देखो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे 10-11 इंटरव्यू पहले किए हैं, सबके बहुत अच्छे मार्क्स से। और परीक्षित है जो, इनके भी बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। देखो, रिजल्ट जिस बच्चे ने देखना है वो टेलीग्राम चैनल पर देख सकता है। तो मिलते हैं परीक्षित से और जानते हैं सबसे पहले इनके नाम के बारे में, इनकी पहचान कैसे इन्होंने इतनी बड़ी पहचान बनाई। तो मोस्ट वेलकम है आपका परीक्षित जी। नमस्ते सर। थैंक यू नमस्कार। सर, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो ओके। सर, मेरा नाम परीक्षित है और मैंने सर इस बार नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर करे हैं। ओके। और इससे पहले भी सर मैं अटेम्प्ट दे चुका था एक, तो अच्छा पिछले अच्छा। अटेम्प्ट में सर मेरा नेट क्लियर था। अच्छा। और इस बार जेआरएफ हुआ है सर। ओके काफ़ी आपकी वीडियोस ने और सर आपके कंटेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर मेरे को पेपर वन के लिए। ओके ओके ओके। तो जी सर। एक क्वेश्चन कॉमन मैं पूछता हूँ सबसे। तो नेट था आपका, चलो मैं तो पहली बार ही बोल दिया कि पहली बार आपने जेआरएफ किया है, तो नेट हो गया, मतलब पहली बार ही लगा लो कि जेआरएफ भी इनका निकल गया है। तो एक बात मुझे बताओ कि कैसी फीलिंग आ रही है अभी जेआरएफ करके। पहले नेट था, नेट की कैसी फीलिंग थी, अब जेआरएफ करने के बाद आपकी फीलिंग में क्या चेंजिंग आई है? सर पिछली बार नेट हुआ था, जेआरएफ थोड़ा सा रह गया था, तो काफ़ी बुरा लगा था। बट इस बार जेआरएफ हो गया है तो इस बार बट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, बट हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, मतलब अनएक्सपेक्टेड लग रहा था पहले इनको, तो उसके बाद इनको जब रिजल्ट देखा, तो पहली बार जब रिजल्ट देखा आपने, आपको अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि यार होगा या नहीं होगा, होता ही है, सब बच्चों को होता है। तो आपको कैसा लगा था उस टाइम पर? सर बहुत ही अच्छा लगा था। आंसर की आने के बाद लग रहा था कि हो भी सकता है, बट श्योर नहीं था। बट रिजल्ट देखा अच्छा, तो बहुत आंसर की अच्छा। चेक की थी आपने? जी सर। ठीक है। और घर वाले भी खुश होंगे फिर तो आपके? जी सर, एवरीवन इज हैप्पी। ओके ओके ओके। तो मुझे जानना चाहते हैं, हम सब बच्चों के क्वेश्चन होते हैं मेरे पास, पर्सनली भी क्वेश्चन आते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैंने 11-12 इंटरव्यू पहले किए हैं, सारे के सारे जेआरएफ होल्डर्स के इंटरव्यू किए हैं अभी तक मैंने, 10-12 जो भी किए हैं। तो देख लेते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो देख लेते हैं परीक्षित ने किस तरीके से अपने नेट नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन है वो की थी। तो परीक्षित, मुझे बताओ किस तरीके से अपने नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन थी वो आपने की थी, या पेपर वन कहाँ से किया था, पेपर टू कहाँ से किया था, पेपर वन के अंदर कितनी प्रिपरेशन की, क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर किए, और पेपर टू के अंदर क्या क्या किया है। तो पहले पेपर वन के बारे में बता दो। जी सर। सर पेपर वन में सर ऐसा था कि मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट्स थे, कुछ वीक थे। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में सर मैथमेटिकल जितना भी पार्ट आ गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई एंड पैराग्राफ रीडिंग, तो ये तीन चार ऐसी चीजें थी जो मेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट में आती थी। तो ये लगभग 15 क्वेश्चन बनता है इनका, तो इनके लिए सर मैं श्योर रहता था। 30 बट क्वेश्चन बाकी का जो आपके भी। आगे सीधे यहाँ से 30 क्वेश्चन, जी मतलब सर। आप श्योर करके चलते थे कि 30 नंबर तो मेरे पक्के हैं। जी सर। बट हम्म। बाकी जो पार्ट था उसमें काफ़ी दिक्कतें रहती थी। तो उसके लिए सर मैं कोई सोर्सेज ढूंढ रहा था पिछली बार नेट देने के बाद में। तो क्योंकि पिछली बार नेट में पेपर वन में मेरा स्कोर थोड़ा डाउन रहा था, जिस वजह से जेआरएफ रह गया था। तो इस बार सर मैं आपका चैनल मिला मेरे को लकीली, उसमें आपने पूरा सर सीरीज बनाया हुआ है यूट्यूब पे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिल्कुल टीचिंग, कम्युनिकेशन, इनमें प्रैक्टिस भी बहुत होती थी अपनी यूट्यूब पे। बिल्कुल, पेपर तो वन इससे के मेरे तो को बहुत लगातार करवाए हेल्प हैं मिलती क्वेश्चन। थी। जी सर। और तो मैंने सर कहीं रेफर नहीं किया, बट पेपर वन में जितनी भी आपका सोर्स था, क्विज थे सर अपना टेलीग्राम पे, वो भी मैं कंटिन्यूअसली लगाता रहता था। तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया धीरे धीरे। यूट्यूब की वीडियोस से कंटेंट बन गया एंड देन फिर क्विज से प्रैक्टिस भी होती रही। तो पेपर वन इस तरह से हो गया। पेपर वन में सर मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए हैं। कितने? तो 36? 36। जी सर। ओके। जी। सही है, फिर 72 नंबर मतलब आपके आए हैं। जी सर। बहुत ही अच्छा स्कोर है इनका, 72 नंबर इन्होंने पेपर वन के अंदर स्कोर किए हैं। यहाँ पर ना बच्चे ये देखते हैं, पूछते हैं कि पेपर वन का स्कोर है जेआरएफ के लिए मायने रखता है या नहीं रखता। तो आप मुझे बताओ कि आपके लिए अगर पेपर वन के अंदर 72 नंबर नहीं आते तो क्या आपका नेट जेआरएफ हो जाता उस टाइम पर? नहीं सर, फिर तो काफ़ी ट्रिकी सा हो जाता, मुश्किल होता सर। क्योंकि हम्म। लास्ट टाइम 28 ही क्योंकि क्वेश्चन सही हुए पेपर थे जो मेरे। टू की अगर मैं बात करूँ ना, पेपर टू की,
पेपर टू तो सबका फैमिलियर होता है, फिर भी उसमें से 200 मार्क्स मतलब होता है पेपर, फिर भी हम लोग उसमें 100 के आसपास, 120 के आसपास या 30 के आसपास रह जाते हैं बच्चे। लेकिन पेपर वन का जी जो सर। स्कोर है आपका, अगर वो अच्छा हो तो बहुत ज्यादा हेल्प आपकी की जाती है। किसके अंदर? पेपर वन के अंदर जो मार्क्स आते हैं जेआरएफ करने के लिए, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है वो। तो परीक्षित, आपने जैसे बोला कि आपका डीआई अच्छा था, मैथ अच्छा था, ठीक है, साथ ही साथ आपने बोला रीडिंग कंप्रेhension अच्छा था, उसके अलावा जैसे आपने रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके नोट्स आप बोल रहे हो कि मेरी वीडियो से आपने बनाए थे, किस तरीके से आप बनाते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर हम नोट्स हैं तो कैसे बनाएं वो नोट्स, तो आप कैसे नहीं सर। बनाते थे? जी सर। सर मैं जितना मैक्सिमम हो सकता था उसको पॉइंटर्स में रखता था, और जितना भी हो सकता था मटेरियल उसको मैं डायग्राम्स में करने की कोशिश करता था। उससे सर कम जगह में ज़्यादा आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, और वो रिवाइज करने में भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। आप उनको पढ़ते हैं तो इजीली आप ग्रास्प कर सकते हैं फिर उसको। अच्छा, मतलब आप क्लासिफिकेशन करते थे हर चीज को, कुछ ना कुछ तरीके से एक ही पेज पे सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, जी ताकि सर। इससे क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है परीक्षित ने कि भाई आप ना एक ही पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करो, ताकि एंड ऑफ द डे जब आप प्रैक्टिस करो, या आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अपने खुद का पेपर एग्जाम देने जाना है, तो उस टाइम पर आप उस चीज को रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है वो चीज। मतलब क्रक्स वे लिखना है आपने। क्रक्स वे का मतलब ये नहीं होता कि सारा कुछ ही उसके अंदर डाल देना है, कुछ चार्ट बनाओ, कुछ कंप्रेहेंसिव चीजें भी लिखनी पड़ती हैं आपको। इतना कंप्रेहेंसिव आपने नहीं लिखना होता उसके अंदर, बस माइंड के अंदर याद रखना है। तो पेपर वन आपका इस तरीके से हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से जी कर सर। लिया। पेपर टू आपका है पॉलिटिकल, तो जी पॉलिटिकल सर। पेपर टू के अंदर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था? सर कुछ तो मैंने स्टैंडर्ड्स बुक का ही सहारा लिया था, एंड कुछ मैं अभी यहाँ पे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट कुछ नोट्स मैंने कहीं कहीं से रेफर किए थे। तो मैक्सिमम क्या था, लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो मेरा सिलेबस मैक्सिमम मैं कवर कर चुका था। बट ओके। लास्ट टाइम मेरा मिस्टेक रहा था कि मैंने पेपर वन एंड टू दोनों में ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा था मैं बिल्कुल भी। तो उस ओके। वजह से मेरे मार्क्स कुछ कम रह गए। तो इस बार का मेरा जो मेन टारगेट था वो यही था कि 10 से 15 दिन में ही मेरे को सिलेबस अपना रिवाइज कर लेना है, डेली एक एक यूनिट करके, एंड बाद में मेरे को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। तो इस बार सर मैंने लास्ट 5 to 6 ईयर के नेट के जो भी एग्जाम थे, लगभग 10 पेपर मुझे मिल गए थे, वो मैंने प्रैक्टिस किया। और जितने भी ये स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तो ये मैंने उठा लिए थे पिछले 2 2 4 4 साल के। ओके। तो जितने मैक्सिमम शायद मैंने 25 अराउंड पेपर इस बार प्रैक्टिस किया था। तो 25 मेरा तो पेपर सर। आपने लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस किए थे, जी तो सर, पेपर क्योंकि टू इस बार के मैंने अंदर पढ़ने पे तो कम आपका, टाइम दिया था। देख लो भी बच्चों, पॉलिटिकल वाले बच्चे हैं जो, पॉलिटिकल वाले, बाकी मैं लिख दूंगा इनके नीचे कि इनका सब्जेक्ट क्या है। पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स अच्छे से सुन लें कि इन्होंने 25 पेपर लगाए थे पॉलिटिकल के, तो तब जाके इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है। एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन मान के चलो आप होता है, तो 25 पेपर इन्होंने लगाए हैं, फिर जा करके, ठीक है ना, फिर जा करके इन्होंने किया कि 2500 के आसपास क्वेश्चन लगाए हैं, ऐसा मान के चलो, फिर जा करके इनका नेट जीआरएफ है जो क्रैक हुआ है। लास्ट टाइम ये गलती कर रहे थे कि अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो जी फिर सर। आपने प्रैक्टिस की। अब ये बताओ मुझे, इतना सब कुछ आपने मैनेज कैसे किया? बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन करते हैं सर कि हम कितने घंटे पढ़ें, पेपर वन को कितना टाइम दें, पेपर टू को कितना टाइम दें, तो आपने पूरा होल सिलेबस कैसे मैनेज किया? सर जो भी तैयारी कर रहा है उसको मैं यही कहूंगा कि अगर आप रिलीजियसली 3 से 4 महीना इस पेपर को देते हैं, और डेली 4 से 5 घंटा भी आप अगर सिंसियरली कर रहे हैं काम, तो मेरे को लगता है आपका जेआरएफ हो जाना चाहिए। अगर सही स्ट्रेटेजी और सही मेंटर आपके पास पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटा भी दे रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ और भी पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हो जाएगा ये क्लियर। तो परीक्षित, एक बात मुझे बताओ, चलो जी मेंटर सर। तो सारे टीचर अपने हिसाब से तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, और ना ही जी स्टूडेंट गलत बोलते हैं, जिसको जहां से समझ आता है वहां से पढ़ लेता है। एक सेल्फ स्टडी नाम की भी चीज होती है, आपने उस सेल्फ स्टडी को कितना तवज्जो दिया, अपनी पूरी प्रिपरेशन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट माना, वो बताओ सर मुझे सेल्फ थोड़ा। सेल्फ स्टडी तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप सर हमें गाइड ही कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपने सर वीडियो बना दिया, हम साथ हम्म। देख रहे हैं, हमने उसको दोबारा रिवाइज भी कर लिया, बट उसके बाद में उसको नोट्स बनाना, खुद उसको दोबारा एनालाइज करना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, बिल्कुल। किसी भी यहाँ एग्जाम पर की सुन लो, प्रिपरेशन में। परीक्षित ने बहुत ही अच्छी, आज तक के जितने भी मैंने इंटरव्यू चाहे पहले साल लिए थे या अब की बार जो ले रहा हूँ,
तो परीक्षित ने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा मुझे बताया, बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा है। इसको सब बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोल देना, ठीक है। परीक्षित का नेट जीआरएफ हुआ है, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन सब बच्चे बोलना, मैं भी बोल दूंगा, ठीक है। आप भी बोलना, मैंने तो इनको बोल ही रखा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने बोला है कि टीचर्स का काम क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो डालना, वीडियो के अंदर कंटेंट कवर करना। बच्चों का काम होता है उस चीज को लिखना, रनिंग नोट्स बनाने, उसके जो भी आपका लाइजा है याद करने का, वो आपको करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चे, वहां पर एनालाइज जरूर करना है। जैसे टीचर कौन सा भगवान होते हैं, एक आध पॉइंट छूट ही जाता है टीचर से भी, तो परीक्षित बोल रहा है उस चीज को आपको भी एनालाइज करना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने चाहिए, सारी चीजें आपको खुद से करनी चाहिए। वो चीज परीक्षित ने बताई है। तो परीक्षित, एक ओवरऑल आप बताओ कि पेपर वन के लिए कितना टाइम देते थे, स्पेसिफिकली पेपर वन के लिए। सर अगर पेपर वन का मैं कहूँ तो सर आप मैं कहूँगा कि आप दिन में जितना भी पढ़ रहे हो उसका 30% भी पेपर वन को दे देंगे ना, तो सर आपका काम चल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, पेपर वन में ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट है तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि आज तक की जो भी आप पढ़ाई करके आते हैं तो आपका 2-3 यूनिट आपको ऐसा मिल जाती है कि आपकी उसमें कमांड होती है ना। बिल्कुल। तो बाकी जो भी यूनिट बचती हैं आपको सिर्फ उसमें ज्यादा मेहनत करना है। तो आप दिन का अगर 1-1.5 घंटा भी अगर पेपर वन को दे रहे हैं तो हो जाना चाहिए सर इससे। ओके। तो आप, एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे मैं, 1-1.5 घंटा भी दे सकते हो भी पेपर वन के लिए, इन्होंने बोला है। एक बात और पूछता हूँ, आपने बोला कि मेरा मैथ अच्छा था, डीआई अच्छा था, आरसी अच्छा था, तो इन चीजों के ऊपर आपकी कमांड है, आपने बोला है। तो इन चीजों की कमांड आपने कैसे हासिल की? बच्चों को कुछ ट्रिक देख करके जाओ, ताकि बच्चे भी आपका इंटरव्यू देखकर खुश हो जाएं कि भाई हाँ, परीक्षित ने कोई चीज बताई थी, हमारे काम आ रही है। तो आप बताओ कि पहले आरसी से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग कंप्रेंशन आपने किस तरीके से अपना अच्छा बनाया, उसके अंदर कमांड हासिल की? जी सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं कहूँगा सर कि उसमें तो ये ट्रिक था कि सबसे पहले सर मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा था कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छे से रीड करने के बाद देन मैं पैराग्राफ पे जा रहा था। तो जैसे ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आ रहा था तो तभी मेरे को वहीं पे आंसर मिल रहा था। इससे एक तो टाइम भी सेव होता है और यही शायद अच्छा तरीका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का। देखो इससे यहाँ आपकी पर मैंने मिस्टेक्स ना, भी कम हो सकती हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं बच्चों को बता देता हूँ, दो टेक्निक होती हैं किसको, रीडिंग आरसी को सोल्व करने की, रीडिंग कंप्रेंशन को सोल्व करने की दो टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला, मैंने आपको दो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, जिसको नहीं पता वो जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने टेक्निक समझा रखी है। तो परीक्षित ने बोला है कि आपने क्यू पी वाली, ठीक है ना, क्यू पी वाली क्या करनी है, टेक्निक यूज करनी है। कुछ बच्चे पी क्यू यूज करते हैं, कुछ बच्चे क्यू पी वाले यूज करते हैं। मेरे हिसाब से जो क्यू पी वाली टेक्निक है वो सबसे बेटर है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है ना। जो क्यू पी है, पहले क्वेश्चन फिर पैराग्राफ पढ़ना है, जिससे कि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा सेव होता है। जब भी पैरा पढ़ते हो, क्वेश्चन के तरीके की जो भी चीजें आपको मिलती है, वहां से आप ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, इजिली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो एक बात और बताओ, रीडिंग कंप्रेंशन बड़े बड़े पहरे आते हो, तो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते थे? है। रीडिंग के लिए तो सर आप प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। कितना प्रैक्टिस करते थे दिन में, या मतलब एक वीक के बाद करते थे, या एक दिन के अंदर पैराग्राफ लगाते थे, क्या करते थे आप? सर पैराग्राफ में उस टाइम करता था जब पढ़ने का मूड नहीं कर रहा हो। हम्म। और तो उस टाइम में सर मैं पैराग्राफ लगा लेता था कि एक पैराग्राफ देख लिया। और एक और चीज, पैराग्राफ सर मैं वही यूज करता था जो पहले के पेपर्स में आ चुके हों। इधर उधर से उठाएंगे तो सर वो उसका लेवल शायद इतना अच्छा ना हो, हाँ हाँ ऊपर नीचे हाँ। हो सकता है लेवल। तो मैं वही यूज करता था जो नेट पहले एग्जाम में पूछ चुका है। हम्म। तो आप उन्हीं को प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, मतलब इन्होंने बोला है कि पैराग्राफ भी मैं यूजीसी वाले जो पेपर हो चुके हैं ना, उनके बीच से उठाता था, ताकि जो एक लेवल का फर्क है ना, यूजीसी का लेवल अलग है, बाकी एग्जाम्स का लेवल अलग है। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स, हाँ, तो करंट अफेयर्स की बात आ गई, तो पेपर वन के लिए कहीं से करंट अफेयर्स आपने किए थे? सर करंट अफेयर सर आपके टेलीग्राम जो चैनल था उसमें क्विज थे।
सर उसी में होता रहता था कवर, हाँ तो ज्यादा बिल्कुल। जरूरत नहीं पड़ती थी, उस क्विज से हेल्प हो जाती थी। बिल्कुल हाँ, मैं उसके अंदर डेट वगैरह देता रहता था बच्चों को कि ये डेट के ऊपर। ज्यादातर तो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दोनों के अंदर आपका क्या होता है, थोड़ा पोर्शन बनता है किसका, करंट अफेयर्स का। अब मैथ और जी डीआई पे आते हैं, उसके लिए आप क्या करते थे स्पेसिफिकली, एक दिन के अंदर कितने डीआई सॉल्व करते थे, कितना मैथ की प्रैक्टिस करते थे जिससे आपका मैथ इतना स्ट्रोंग हो गया कि आपने ठान लिया कि भी ये तो मेरा स्ट्रोंग पार्ट है। तो कैसे करते थे मैथ और डीआई को? सर, अगर मैथ्स हो जाता है तो डीआई आई थिंक अपने आप हो जाता है। उसमें परसेंटेज और एवरेज दो ही मेन कंसेप्ट लगते हैं डीआई में। तो सर मेरा पहले मैथ्स का था, तो मैंने पिछली बार ही मैथ्स अपना क्लियर कर लिया था। इस बार तो टाइम लगेगा, बट उसमें आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इस बार मैं, आप जो क्वेश्चंस देते रहते थे बीच बीच में, तो वो मैं प्रैक्टिस करता रहता था बस। तो उसी से आपका फिर डीआई भी अपने आप निकल जाता है। तो डीआई के लिए स्पेसिफिक कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर मैथ्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम्म। एक्स्ट्रा जो हाँ, डीआई के सही, 5 इन्होंने क्वेश्चन है वो आप बहुत कर ही लोगे। सही गाइडलाइन दी आपको। ठीक है, कि मैथ के अंदर एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, चार चीजें तो होती हैं, इन चार को सीख लो बस, हो गया, डीआई भी हो गया इसके अंदर ही। डीआई की बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे मैं क्वेश्चन को सोल्ट आउट कर सकता हूं। तो आप स्पेसिफिकली एक बात बताओ, अब की बार आपका जीआरएफ हुआ है, तो अब आपने कितने डीआई लगाए होंगे एक दिन में? आप रोज लगाते थे डीआई, या एक वीक के अंदर लगाते थे, या 2-3 दिनों के बाद लगाते थे? सर डीआई मैं 3 से 4 दिन के बाद में एक लगाता था, एक या दो उस दिन में लगाता था, तो दो भी लगा लेता था। ओके, मतलब आप जी मतलब एक तरीके का आरसी भी 2-3 दिन के बाद लगाते थे, कभी आरसी कभी डीआई। तो ये दो जी चीजें होती हैं बच्चे, आपकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है जिनकी। आरसी को लाइट मत लेना, ठीक है, 5 नंबर देता है, पेपर 2 के अंदर 20 नंबर देता, सॉरी 10 नंबर, 10 क्वेश्चन आपके, तो 20 नंबर आपके देता है कहाँ पर, पेपर 2 के अंदर। और पेपर 1 के अंदर आपके 10 मार्क्स देता है, क्योंकि एक पैराग्राफ आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 के अंदर 2 पैराग्राफ आते हैं। तो कितने, यहां से आपके जो 30 नंबर ये हो गए, और 30 नंबर परीक्षित ने बताया कि मैथ डीआई वगैरह करके और आरसी करके 30 इससे, और 20, 50 नंबर का जुगाड़ तो आपका आरसी और मैथ एंड डीआई से हो जाता है। अगर आप लेना चाहते हो अच्छे से, तो इन तीन चीजों की प्रैक्टिस कर लो, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं आएंगी। ये 50 नंबर तो अपनी मुट्ठी में करो, और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो इस चीज के लिए। तो परीक्षित, सर। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं, आप, बहुत सारे बच्चे हैं कि पूछते रहते हैं कि टाइम टेबल कैसे फिक्स करें, कैसे फिक्स करें, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं बनती उनसे। आपने कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, कैसे अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाया? सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए। सर हम बेसिकली करते क्या है नॉर्मली, हम कि हमें ये बुक करनी है, हमें ये 3 यूनिट्स करनी है, हमारे पास 3 महीने हैं, तो हम बस उसी में करते रहते हैं, बट वो होती नहीं है कभी भी। तो सर मैं कहूँगा हमें मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे बिल्कुल। 3 महीने में ये सिलेबस करना है। तो सर हमें उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि एक महीने में मुझे इतना कर लेना है, इस हफ्ते में इतना कर लेना है, कि 5 दिन मैं पढ़ाई करूंगा, 2 दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, रिवाइज करूंगा। तो एक एक दिन तक भी हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि कल मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। तो हमारा पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे, बट अदरवाइज तो फिर वो रह जाता है सर। क्योंकि पेपर 1 का देखूं तो पेपर 2 से भी वास्ट है, देखा जाए तो पेपर 2 सबसे वास्ट है। पेपर 2 आपका, मैं अगर पूछूं, जो पेपर 1 का सिलेबस था या पेपर 2 का सिलेबस था, क्या आपने दोनों के दोनों में जितनी यूनिट है उनके सारी चीजें कंप्लीट की थी, या कुछ कुछ छोड़ के गए थे? सर पेपर 2 में अब मेरी एक दो यूनिट ऐसी थी पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ पे मुझे लगता था कि मेहनत उतनी ही लगेगी, बट स्कोर शायद कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो वो मैंने सबसे एक तो लास्ट में रख दिया था मेरे प्रिपरेशन में, कि इसको मैं सबसे लास्ट में तैयार करूंगा। और जो कुछ यूनिट्स होती हैं पेपर 1 में भी, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे रिसर्च मैथडोलॉजी है पेपर 1 में, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपने पूरी यूट्यूब पे वीडियो उनकी एक सीरीज बिल्कुल, बनाई हुई है, फ्री तो वो में बहुत अंदर ज्यादा प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कर है। रखी है मैंने। तो जी अपना सर, यूट्यूब तो उस, चैनल है सीख स्टडी हाँ स्मार्टली, वहां जाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, सबके मैं सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाती है, क्लासेस भी फ्री में मिल जाती हैं। तो आगे बताओ परीक्षित, कैसे आपने किया हैंडल? जी सर। तो आपको सर पहले क्वेश्चंस देखने हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आपको पहले एरिया आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप मार्क करके पहले उनकी तैयारी आप ज्यादा अच्छे से करेंगे, और ना कि उनकी
कि जो जहाँ से कम पूछा जा रहा है उनको आप थोड़ा सा बाद में के लिए भी रख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, कि इनको मैं बिल्कुल। बाद में लूंगा। जी। मतलब आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, आपको पूरा एक तरीके से अपना एनालाइज करके रख लेनी है उन चीजों को कि भाई ये पॉइंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो वहां से आप प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो? बाकी जो टीचर पढ़ाता है वो तो सब कुछ ही पढ़ाएगा सिलेबस के ऑल ओवर, पर आपको क्या नहीं आता वो कहाँ से पता लगेगा? जब आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दोगे, पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर दोगे। तो परीक्षित ने इतना कुछ आपको बताया। परीक्षित और कुछ गाइडलाइंस देना चाहते हो आप बच्चों को कि जी सर, एक जो आपने बहुत बता दिया कि सिलेबस तो इस तरीके से कवर कर सकते हो, तो आपने सिलेबस छोड़ा भी था कुछ पेपर वन का? नहीं सर, सिलेबस छोड़ा नहीं था। मैं कहूंगा सर छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए अपने से, छोड़ने बिल्कुल। के कुछ नहीं जाना हाँ, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो गो थ्रू तो सारी चीजों को करना ही चाहिए। तो एक चाहिए। जी बच्चे ना लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक से बहुत डरते हैं, तो उसके लिए बताओ आपने क्या किया था? सर, वो पार्ट तो मेरा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट आपकी जितनी भी वीडियोस थी उनसे हेल्प मिली, और इस बार शायद मेरे कुछ क्वेश्चंस उसमें से ठीक भी हुए हैं, सारे तो नहीं ठीक हुए बट उसमें ठीक हुए हैं। तो सर वो ओके ओके इम्पोर्टेंट पार्ट ओके। रह जाता है, तो क्योंकि वो मुश्किल है, मतलब कर मैक्सिमम लोग कर सकते नहीं हैं वो पाते। भी चीजें। एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा मैं, आप मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता घर के अंदर, ये है वो है। टाइम तो किसी के पास नहीं होता भाई, ठीक है ना? टाइम तो एक ऐसी चीज है, अगर जितना ज्यादा होगा हम फिर भी बोलते हैं कि टाइम हमारे पास नहीं होता। तो परीक्षित एक बात बताओ कि आप दिन को पढ़ते थे, टाइम मैनेजमेंट करते थे, या रात को करते थे? सर, मैं कोशिश करता था कि अर्ली मॉर्निंग में उठूं और दोपहर के 11-12 बजे हों, उस तक मैं अपना मैक्सिमम उस दिन का काम कर चुका हूँ, क्योंकि अगर दिन में कोई काम भी आ जाता है तो फिर मेरा जो भी स्केड्यूल है वो हैम्पर ना उस चीज से, तो मैं कोशिश बिल्कुल। करता था सुबह ही काम कर लिया जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला कि अर्ली मॉर्निंग उठो, अपना 4 बजे उठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने कमरे में बैठो, अच्छे से प्रिपरेशन करो बुक्स खोल करके, और 12 बजे तक जब तक खाना खाना है आप लोगों ने तब तक अपना काम फिनिश करके, खाना पीना खा के 1-2 घंटा सो के शाम को फिर अपने एमसीक्यू लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास दिन का शेड्यूल है तो। ठीक है, इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रात को प्रेफर करते हैं पढ़ना, वो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी चॉइस है। बस आपको किसी ना किसी तरीके से सिलेबस कवर करके कितने पीवाईक्यू लगाने हैं, 20 से 25 पेपर इन्होंने बोला है कि लगाने हैं। अब पेपर कैसे 20 से 25 लगाने हैं? चाहे आप 2020 के 20 से 25 पेपर लगा लो। अपने सब्जेक्ट के 2 पेपर हमेशा पॉलिटिकल है, चाहे कॉमर्स का है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट बैठता है कॉमर्स के बच्चे, तो मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स पढ़ाता हूँ। तो एक शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, पहला वो उठा लो, दूसरी शिफ्ट का 2 पेपर हो गए। अब की बार तो मेरे भी 3 हुए थे, 3 पेपर वो उठाओ, और उससे बाद 2020 के उठाओ, उसके बाद 2019 के उठाओ, 18 के उठाओ। जो जो पेपर आपको मिलता जाता है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे आपको फ्री के अंदर ये कंटेंट है वो मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। परीक्षित, यहाँ पर एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, और जो क्वेश्चन है मेरा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है ये, कि बहुत सारे बच्चे ना हार चुके हैं किस चीज से, कि नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन यार हमने 5-10 बार कर ली, हमारा नहीं हो रहा यार, गिव अप कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ बोलना चाहते हो कि वो गिव अप ना करें या किस तरीके से पढ़ें? स्ट्रेटजी तो आपने सारी बता ही दी, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल चीजें बोलना चाहते हो आप? सर, गिव अप करना तो कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं कहूँगा कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप गिव अप ना करें, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि किस अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ होने वाला है। क्योंकि इस बार सर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, और बट इस बार जेआरएफ हो गया, तो कुछ पता बिल्कुल नहीं रहता सर एग्जाम में आप उस 3 घंटे में कैसा परफॉर्म कर दें। तो बिल्कुल। मैं कहूँगा सर कई गिव बार अप ना तो करें, क्या अपनी होता है स्ट्रेटेजी कि इंप्रूव करें। एग्जाम के अंदर देखो 4 ऑप्शन है, कई बार तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें लगता है कि गलत है, चलो लगा देते हैं, जल्दी जल्दी में भी लगाए हुए 10 क्वेश्चन है, कई बार आपको 10 नंबर निकाल देते हैं, ठीक है ना? 10 क्वेश्चन 20 नंबर के बनते हैं ना, कई बार आपको वो 5 क्वेश्चन भी वहां से जल्दी जल्दी में भी ठीक हो जाए तो आपके लक की बात है वो तो। ठीक है, तो वो सारी चीजें बच्चे यहाँ पर काम करती हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है इन सारी चीजों की। और इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था टेलीग्राम के ऊपर क्विजिस की बात, तो क्विजिस अब की बार भी मैं क्विजिस करवाऊंगा, फ्री वाले भी करवाऊंगा। साथ ही साथ एक मिनी मॉक मैंने स्टार्ट किया है, जिसको वो भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? नंबर किसी को नहीं पता, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना, किसी भी क्लास के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा मेरा।
वहां से आप अपना क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो परीक्षित ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई हैं, इनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आगे तक पहुंच सकते हो, अपना नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। तो परीक्षित, आप जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको नॉलेज है किसी चीज के बारे में, पेपर 1 या पेपर 2 के बारे में, आप एक्स्ट्रा कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहते हो, ताकि जो कैंडिडेट न्यू हैं या जो हार चुके हैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करके, उनके लिए, ताकि उनको थोड़ा हो जाए कि इन टिप्स से हमारा क्लियर हो जाएगा, तो उनके लिए दो चार वर्ड आप बोल दीजिए। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात कोई नहीं करता है। जैसे सर मैंने कहा कि मैंने 25 पेपर लगाए, तो सर अभी अब उसमें एक ट्रिक रह गई। वो क्या थी कि मैं सिर्फ ऐसे पेपर नहीं लगाता था कि पेपर लगाए उसके बाद चेक कर लिया, इतना सही हो गया इतना गलत हो गया, वहां तक नहीं रुकना है सर। मेनली हम यही गलती कर देते हैं। बट उसमें बिल्कुल सर मैं एक्स्ट्रा क्या करता था, उस पेपर को पूरा एनालाइज करता था, एक एक क्वेश्चन को, कि कौन सा ठीक बिल्कुल हुआ, कौन कौन से ऑप्शन थे, कौन सा गलत हुआ। तो सर जो भी सही या गलत होता था, तो सर उसके सर मैं नोट्स बनाता था बाद में उस पेपर प्रॉपरली में से नोट्स ही। बनाते थे आप। जी सर, तो मैं वैसे नोट्स इस बार मैंने कम बनाए, बट मैं पेपर जो लगाता था उनके पूरे नोट्स बना के एक पूरी मैंने डायरी इस चीज के लिए रख दी थी अलग से। और फिर वो उसको बिल्कुल, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, वन लाइनर आप उसमें नोट्स बनाए, तो बहुत ही तभी अच्छा फायदा होगा सर इन्होंने, ज्यादा एग्जाम। हाँ जी हाँ जी, तो बहुत ही जी अच्छा जी। इन्होंने बताया है। देखो, जिस तरीके से सब बच्चों को पता है, डेली 2 बजे हमारी दोपहर को एक क्लास होती है पेपर 1 के लिए, 2020 21 2020 क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन, पीवाईक्यू में 10 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। वो क्या है, वो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है। एनालिटिकल अप्रोच उसको बोला जाता है, जहां एक क्वेश्चन पढ़ लिया और सोचा कि भाई ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं है इसके, या यही स्पेसिफिक ऑप्शन क्यों है। अगर वो सारी चीजें आप एनालाइज करके चलोगे, उनके नोट्स बना के चलोगे ना, तो आपको कौन हरा सकता है भाई। एक मानव जाति जैसी तो कोई चीज ही नहीं है दुनिया के अंदर। दूसरी, जो बंदा सेल्फ स्टडी इस तरीके से करेगा, सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो मैं क्लासेस कवर करवा रहा हूं वो भी अगर आप कवर करोगे, तो कोई दुनिया की पावर ही नहीं है आपको जेआरएफ करने से रोक दे। ठीक है, तो ये बातें इनकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद से बोल दी हैं, क्विज लगाए हैं इन्होंने मेरे, सब कुछ किया है इन्होंने प्रॉपरली। ठीक है, तो परीक्षित ने जो आपको टिप्स दी है लास्ट टाइम ना, ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है। नेट तो इन्होंने कर ही लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इनका जो मतलब नेट निकला, उसके बाद जो जेआरएफ निकला, वो कितनी बड़ी बात है। इनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा नेट जेआरएफ निकल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, पहले मैंने तनीषा का इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर भी बोल रही थी तनीषा कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सर कैसे सिलेबस, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस कवर करेंगे, कैसे हमारा नेट जेआरएफ निकलेगा। तो वो सारी बातें भाई कब आपको फील होती हैं, जब आप मेहनत करते हो कि भाई यार इतना कुछ कैसे मैं याद करूंगा, जब आप उन सर एक मेहनत को। और बात मैं कहना चाहूंगा सर, पेपर 1 के लिए सर मैं सभी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे सर, मैं उनको यही कहूंगा कि आप पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एक चीज कवर कर लेंगे, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्विजेज लग जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता सर कि पेपर 1 आपका कहीं से छूट सकता है अगर आपके साथ कोई भी तैयारी कर रहा है। तो इस बार मेरा पेपर 1 इसीलिए पूरा कंप्लीट हो पाया सर, ठीक है। उसमें अच्छे मार्क्स बढ़ पाए हाँ, सर मेरे। पेपर 1 अगर आपको कंप्लीट करना है, परीक्षित ने बोला है कि साथ साथ मेरे साथ साथ रह करके यूट्यूब के ऊपर, जो भी यूट्यूब के ऊपर मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, उसको कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, जिसने कोर्स ज्वाइन करना है, एक्स्ट्रा रिवीजन करनी है एंड ऑफ द डे, वो भी कर सकते हो आप। इसके लिए किसी को मैं फोर्सफुली पकड़ के नहीं लाऊंगा कि आओ बच्चों आओ। परीक्षित परीक्षित खुद बोल रहा है ना सारी चीजें कि इसने इस तरीके से किया, आप भी कर सकते हो। दूसरी बात यहां पर आपको बोलना चाहता हूं, एक कंसिस्टेंसी नामक चीज होती है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूं। तो परीक्षित ने भी क्या किया, कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। डेली इसने बोला कि मैं सुबह 4 बजे उठ के मैं अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करता था। तो भाई आप भी कर सकते हो। और कुछ नहीं है, एक कंसिस्टेंसी, एक सिलेबस, और एक आप, और एक पीवाईक्यू, बस 4 चीजों का मैटर है। जो सिलेबस के अंदर ही पीवाईक्यू आ जाएंगे, आपकी 3 चीजों का खेल है बस। एक कंसिस्टेंसी मेनली जो आपकी रहेगी रहेगी, दूसरा आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, तीसरा आपका खेल है कि आप इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हो। बस 3 ही तो चीजें हैं, 3 चीजों को लेकर चलो अच्छे से, बस आपका काम हो जाएगा, आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। जिस तरीके से बाकी बच्चों ने किया है आप भी कर सकते हो, परीक्षित ने किया आप भी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, जो पॉलिटिकल वाले बच्चे हैं, उनके लिए बताया, तो उनके लिए कुछ बुक्स वगैरह बताना चाहोगे, किसी बुक्स का नाम पॉलिटिकल वाली का। सर बुक्स तो हम जो भी स्टैंडर्ड बुक्स यूज करते हैं सर, वेस्टर्न थिंकर्स के लिए ओपी गाबा हो गई,
जो राइटर है उनके, तो इनकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, मैं कहूँगा वही पढ़िए आप, बाहर कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए बस इसी पर। प्रैक्टिस। और एमसीक्यू कहाँ से लगाए थे आपने? पॉलिटिकल के बच्चे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। पॉलिटिकल के सर पीवाईक्यू आपने नेट से बताया है, और जी उसके सर, अलावा कुछ पीवाईक्यू नहीं पे लगाया? ज़्यादा रिलाई करिए सर। सर मैं कहूँगा डीयू के जो अपना डीयू का, इग्नू का, इनका जो पीएचडी के अपना एंट्रेंस होता है, उनको भी मैं कहूँगा प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं सर पेपर में। इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि एक डीयू का एंट्रेंस का क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट इसी एग्जाम में आ गया था। ओके। तो सब लोग क्या बोलते हैं अपना, परीक्षित को बधाई देना सब बच्चे। और डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके ये शुभकामनाएं देना इनको, इनकी फैमिली का नाम इसी तरीके आगे भी रोशन करता रहे परीक्षित, और इसी तरीके आगे बढ़ता रहे। मैं तो यही कामना करता हूँ परीक्षित, आपके भविष्य के लिए आपका ब्राइट फ्यूचर हो, और आने वाले टाइम में आप पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाओ। फिर आपकी जो जर्नी होगी उसके बारे में भी हम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये, इसके ऊपर क्या करेंगे, आपका द्वारा इंटरव्यू करेंगे। और इसी तरीके आप फिर नए बच्चों को गाइड करना, पीएचडी एंट्रेंस क्रैक करके आना, मतलब क्रैक करने की जरूरत ही क्या, जेआरएफ हो गया तो पीएचडी के अंदर जाकर के आपने किस तरीके से अपनी रिसर्च प्रपोजल थीसिस सब कुछ आपने किया, उस सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इनके ही इंटरव्यू में, जब ये डॉक्टर अपने नाम के आगे लगवा करके आ जाएंगे। तो तब तक के लिए इनको भी थैंक यू बोल दो सब बच्चे, इतनी अच्छी अच्छी इन्होंने क्या की है, इतनी अच्छी अच्छी आपके लिए टिप्स दी हैं। और इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करना, आपका ब्राइट फ्यूचर हो भाई। और कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेक्षित आपको करना चाहता हूँ, ठीक है। जो जो बच्चे गुस्सा है ना मेरे साथ कि नेट जीआरएफ का सर इंटरव्यू ले रहे हैं पर सर हमें मिलने का मौका नहीं मिला, ये तो कभी हम लोग इकट्ठे होंगे, नेट जीआरएफ जिन जिन बच्चों ने किया है, हम अच्छे से एक बड़ी पार्टी भी करेंगे, ठीक है। बाकी जिसको आना है मेरे घर आ जाओ मिलने, ठीक है, क्योंकि अभी क्लासेज चल रही है भाई, क्लासेज आने वाले बच्चों का भी तो नेट जीआरएफ करवाना है। तो आपका भी नेट जीआरएफ अगले बार हो सकता है, जिस लिस्ट में नाम परीक्षित का है उसी लिस्ट में नाम आपका भी हो सकता है, पर अच्छे से जुड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ेगा। पेपर 1 के क्विजेस करने पड़ेंगे, पेपर 2 के क्विजेस आपको लगाने पड़ेंगे, पुराने जो क्वेश्चन है आपको पीवाईक्यू वो भी सोल्ट आउट करने पड़ेंगे। अब ऐसा मत बोल देना कि सर सारे पीवाईक्यू आप ही पढ़ा दोगे, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी इज द मोर क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, तो सेल्फ स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से परीक्षित का पूरा जो जर्नी था आपको शेयर किया इसने। सब लोग विशेष करना है इसी तरीके से, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे और आने वाले टाइम पर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा ले। तो इसको थैंक यू बोलना सब बच्चे। तो मैं भी थैंक यू बोलता हूँ परीक्षित, आपने इतना बड़ा इनाम मुझे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया, अपना जीआरएफ निकाल के दिखाया बच्चों को। तो एक बात लास्ट वाली रह गई है जो मैं जी हर बार पूछता हूँ हर बच्चे से, तो एक बात जो लास्ट छुपी रह गई थी वो बता दो कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वाली भी एक कल्टी की बात आती है ना, सोशल मीडिया से आपने कैसे कल्टी मारी या किस तरीके से आपने सोशल मीडिया को हैंडल किया। तो लास्ट बात मेरे दिमाग में आ गई ढूंढते ढूंढते। तो सोशल मीडिया से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती हैं, कुछ लोग हैं अपने फ्रेंड लोग से ही सारा दिन बात करते रहते हैं, फेसबुक पे पोस्टें देख ली, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल, उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? जाते जाते ये भी बता ही दो ताकि बच्चे हैं सोल्यूशन कर पाए इन चीजों का। नहीं सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर किसी भी प्रिपरेशन में का, कि आप कितनी जगह अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, है ना सर। हम्म। तो अब दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो सर बोलते हैं कि हम सब कुछ डिलीट कर देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे, तो सर वो भी उनका भी तरीका ठीक है। बट सर मैं क्या करता था कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो सर मैं पढ़ ही रहा था, लेकिन जब मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, वॉकिंग करने जा रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो सर फिर उस टाइम में वही काम कर रहा था। तो सर मैं कहूँगा कि आप सब कुछ हटा के कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप जो काम कर रहे हैं उसको फ़ोकस्ड वे में करिए। ओके। और दूसरा जी। एक बात मुझे बताओ कि टाइम मैनेजमेंट भी होती है एग्जाम के अंदर जाकर, वो कैसे आपने की थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? सर पेपर 1 और 2 का सर दोनों का ही मेरा ये स्ट्रैटेजी था, पहले ही पेपर में घुसते ही सर जितना भी 1 गो में मेरा जितना क्वेश्चन हो रहा था, जो देखते ही क्वेश्चन मुझे आ रहा था, पूरे 150 क्वेश्चन में, तो हम्म। पहली गो में मैंने वही कर लिया था। देन उसके बाद मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मेरे को 2 ऑप्शंस में डाउट था, फिर मैंने वो वाले सोल्व किए। आखिरी के 15 मिनट में मेरे पास वो क्वेश्चन रह गए थे जिनको मेरा कुछ नहीं आ रहा था, वो 15-20 क्वेश्चन रह गए थे, उनमें फिर मैंने अपना चांस लिया और सेलेक्ट किया ऑप्शन।
चलो ये भी बहुत अच्छी बात है इनकी टाइम मैनेजमेंट की। तो आप रिव्यू कर देते थे क्वेश्चन को, मतलब क्लिक करके रिव्यू के लिए छोड़ देते थे। तो ये ऑप्शन है भाई, जी रिव्यू नामक एक ऑप्शन होता है पेपर के अंदर, उसको भी यूज करना चाहिए। तो परीक्षित ने जाते जाते सोशल मीडिया का भी बताया कि आप कल्टी ले सकते हो, या तो बिल्कुल बंद कर दो या क्या करो, अपना पढ़ो। ठीक है, सोशल मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है, पर उसको यूज करना आना चाहिए। गूगलिंग करो, अच्छे से सारी चीजें करो, आपको फायदा वहां से होगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट 11 फोल्डर के साथ। जिस तरीके से परीक्षित ने अपना नेट जीआरएफ किया, इस तरीके से और भी बहुत सारे बच्चे हैं। मैं इंटरव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, पर टाइम आते ही मैं इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि एक दिन के अंदर 3-4 क्लासेस हमारी होती हैं, तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है। तो कल आपके लिए एक सरप्राइज और है, जिसका नाम मैं नहीं अनाउंस करूंगा अभी, तो आपको मिल जाएगा वो भी सरप्राइज। तो थैंक यू प्रतीक, सॉरी परीक्षित, क्योंकि प्रतीक है उनका भी एक बच्चे का नेट निकला हुआ है ना, तो याद आ जाते हैं। परीक्षित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी थैंक यू चीजें सर। स्टूडेंट्स को बताई। तो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करते हैं हम, और इसी तरीके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, प्रतीक को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट जीआरएफ फोल्डर के साथ।